हेलो बच्चों, की हाल। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल 360% में आयुष सर के साथ। तो देखिए, आज हम लेकर के आए हैं TDEP यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कह लो या एनर्जी कह लो, उसका अगला लेक्चर। तो इसमें हम क्या कवर करेंगे? तो देखिए, हमने अभी तक स्टार्टिंग से किया क्या है। हमने स्टार्टिंग से ये किया है कि पावर जनरेट किया है। जनरेट करने में जितनी सारे चीज की हमें जानकारी की जरूरत है, सारी की सारी हम आपको प्रोवाइड करा दिए। फिर स्टेप अप कराया है पावर को, उसकी भी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। फिर ट्रांसमिशन कराया गया है, उसकी भी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया है, उसकी भी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने के क्या फायदे होते हैं, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने की क्या नुकसान होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कल के वीडियो में कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट क्यों होता है और स्किन इफेक्ट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सारी वीडियो पढ़ने के बाद आज हम जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जनरेटिंग स्टेशन से आपके घर तक जो माध्यम है पावर लाने का, कंडक्टर, उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? कंडक्टर की। तो कंडक्टर क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, अब हम लोग ई का बात करेंगे। तो पहले हम कंडक्टर का डेफिनेशन लिखेंगे। तो कंडक्टर का डेफिनेशन आप सभी लिखना स्टार्ट कीजिए। यहां से हम बोल दे रहे हैं, आप लोग साथ ही साथ लिख लेंगे बोलने पे। तो लिखिए, इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट तथा डिस्ट्रीब्यूट, इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट तथा डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUTE, इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट तथा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंडक्टर क्या करता है? तो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट तथा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंडक्टर लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं लो रेजिस्टेंस पाथ की। कहां है भैया? तो लो रेजिस्टेंस पाथ अगर हमारा रहेगा, कंडक्टर देगा, तो V = IR, वोल्टेज ड्रॉप हमारा रेजिस्टेंस कम होगा तो होगा। I²R, पावर की लॉसेस हमारा रेजिस्टेंस कम रहेगा तो कराएगा। तो कंडक्टर का ये गुण होना चाहिए। क्या गुण? कि पावर को ट्रांसमिट तथा डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए कंडक्टर हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हमने जान लिया भाई कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या करता है। कंडक्टर के बाद जो हम लोग हेडिंग डालेंगे वो होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की कौन कौन सी गुण होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर की कौन कौन सी गुण होनी चाहिए। तो हम स्टार बना के हर एक गुण, हर एक स्टार बना के लिखेंगे। तो इसे स्टार बनाइए। मार्क गेन करने का सेमेस्टर में अच्छा तरीका है स्टार बना के एग्जैक्ट पॉइंट को लिख देना। तो लिखिए, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। कंडक्टर का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कम होना चाहिए। काहे? कि जो हम तार ट्रांसमिशन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर रहे हैं, अगर उसमें वोल्टेज ड्रॉप या लॉसेस कम होंगी, तो जितना हमारे सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, तो हम जितना चाहते हैं रिसीविंग एंड पे वोल्टेज, हमको उतना रिसीविंग एंड पे वोल्टेज मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम रहेगा तो IR, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से। इसके बाद क्या होगा? I²R, रेजिस्टेंस के कम होने से पावर लॉसेस भी हमारी कम होंगी। दूसरी बात, कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, पहली बात है ये। अब दूसरी बात लिखेंगे कि कंडक्टर की कंडक्टेंस हाई होना चाहिए। कंडक्टर का कंडक्टेंस यानी चालकता,
कंडक्टर का कंडक्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, यानी कि वो कंडक्टर ज्यादा से ज्यादा पावर ले जाने योग्य होना चाहिए। अगला होगा कि कंडक्टर की हमारी जो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे स्टार, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम होना चाहिए। रेजिस्टिविटी को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टिविटी को ही क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, तो किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, किसी भी चालक का कंडक्टेंस हाई होना चाहिए, किसी भी चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। अगला जो लिखेंगे कि कंडक्टर का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। कंडक्टर का क्या हाई होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या होता है, TENSILE, टेंसाइल STRENGTH। कंडक्टर का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी यदि हम जब पोल पे या सपोर्ट पे या टावर पे कंडक्टर को बांध करके खींचते हैं तो क्या होता है, उस पे एक टेंशन वर्क करता है, टेंशन वर्क करता है, जिसके कारण वो अपने पोजीशन को इसे बनाए रहता है। अगर टेंशन उस पे ज्यादा लगाएंगे, वो टेंशन सहने योग्य नहीं होगा, तो क्या होगा, कंडक्टर टूट जाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। या कहीं कहीं आंधी में क्या होगा, कंडक्टर टूट जाएगा। बर्फ वाले क्षेत्र में जहां पे बर्फ गिरता है, वहां पे कंडक्टर पे बर्फ जम जाने के कारण कंडक्टर टूट जाएगा। ये सब टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात है। कंडक्टर का टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब जो हम पांचवा लिखेंगे कि कंडक्टर का मैकेनिकल स्ट्रेस, कंडक्टर का मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। कंडक्टर का मैकेनिकल स्ट्रेस या स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। यदि हम तार को खींचते हैं तो जल्दी न टूटे, तार को हम खींचते हैं तो जल्दी न टूटना चाहिए। ये नहीं कि हम तार को इसे लिए और खींचे तो तार टूट गया, क्या फायदा ट्रांसमिशन में उसका यूज करने का भैया, या डिस्ट्रीब्यूशन में, जब डेली हमको वर्कर की जरूरत पड़ेगी, डेली हमको लाइनमैन की जरूरत पड़ेगी, जेई की जरूरत पड़ेगी, ये पता लगाने के लिए कि तार कहाँ टूटा है, ये पता लगाने के लिए कि तार में क्या दोष है, हमारा जेई जाकर के पता लगाएगा, लाइनमैन उसको बनाएगा, इससे गवर्नमेंट का पैसा खराब होगा ना। इसी की वजह से क्या होगा कि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। अगला है कि कंडक्टर में सब गुण होना चाहिए, सब, लेकिन कंडक्टर की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। देखिए, कंडक्टर का कॉस्ट कम होना चाहिए, कंडक्टर का कॉस्ट कम होना चाहिए। अगला लिखिए कि सब हम लोग ढूंढ दिए, पता लगा कंडक्टर लाने जाना हमको जापान, युगांडा के जंगलों से, युगांडा के जंगलों से तो टूट गया है, तो भैया अब युगांडा के जंगलों में जाने के लिए अब 10 दिन का वेट करिए कि जहाँ टूटा है या कहीं नया तार लगाना है तो युगांडा के जंगलों से हमारा कंडक्टर आएगा तो उसको लगाया जाएगा। तो कंडक्टर की अगली पॉइंट कि कंडक्टर आसानी से मिलने योग्य होना चाहिए। लिखिए, कंडक्टर आसानी से मिलने योग्य होना चाहिए, कंडक्टर आसानी से मिलने योग्य होना चाहिए। अगला लिखिए कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए, कंडक्टर ऐसे मटेरियल पदार्थ का बना होना चाहिए जो कि खुले हवा में रखने पर भी उसका संक्षारण या कोरोजन, उसका संक्षारण या कोरोजन कम हो, उसका संक्षारण या कोरोजन कम हो। क्योंकि हम ओवरहेड लाइनों पे देखते हैं, ओवरहेड जब लाइन हमारा बना होता है तो जितने भी कंडक्टर हैं वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, बारिश सारे झेलते हैं। अगर वो ऐसे हो कि तुरंत कोरोड हो जाएंगे यानी संक्षारित हो जाएंगे तो क्या फायदा लगाने का, उसको बार बार हमें बदलना पड़ेगा। तो कंडक्टर हमारा कैसा होना चाहिए कि वो खुले वातावरण में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वो जल्दी संक्षारित ना हो या कोरोड ना हो। अब देखिए,
ये हम पढ़ लिए पहले कंडक्टर क्या करता है, दूसरी बात पढ़ लिए कि कंडक्टर के का गुण होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर की प्रकार, कंडक्टर के प्रकार, हेडिंग डालिए कंडक्टर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के प्रकार। तो कंडक्टर के प्रकार में जो हमें पहला पढ़ना है वो पढ़ना है कॉपर कंडक्टर, वो पढ़ना है कॉपर कंडक्टर, क्या पढ़ना है कॉपर कंडक्टर। तो इसमें लिखिए वह चालक तार, वह कंडक्टिंग वायर जो कॉपर का बना होता है कॉपर कंडक्टर कहलाता है। यानी कि कॉपर कंडक्टर में जो हमारा कंडक्टर होना चाहिए किस चीज का बना होना चाहिए, तो कॉपर का बना होना चाहिए। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉपर कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर कंडक्टर बोलते हैं। अब इसमें हम कुछ बातों को स्टार बना बना के लिखेंगे। क्योंकि कॉपर कंडक्टर महंगा होता है, ज्यादा इसका यूज नहीं किया जाएगा। तो हमारे घर के पास कॉपर कंडक्टर जाता तो हम कई किलोमीटर तक चुरा के अपने घर में रख लेते हैं। कॉस्टली भी होता है भैया, इसी की वजह से इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। पढ़ेंगे बाद में कि इसका यूज सबसे ज्यादा रेलवे में होता है, रेलवे संबंधित कार्यों में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसमें हम पॉइंट बना बना के लिखेंगे। कॉपर कंडक्टर के बारे में लिख लिए हैं, कॉपर कंडक्टर के बारे में लिखने के बाद इसका पॉइंट बना बना के इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखिए कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा पॉइंट बना करके लिखेंगे कॉपर कंडक्टर का यूज रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में होता है, रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में होता है। और रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में जो हमारा पावर यूज होता है वो 25 केवी का होता है, 25 केवी। रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम यानी जिस रेल क्या करता है कि ट्रेन एक किस चीज से चलता है, तो ट्रेन हमारी चलती है जो इलेक्ट्रिसिटी से, तो तार उसके ऊपर लगे होते हैं, उसको कहते हैं रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम। और रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होने वाला पावर 25 केवी का होता है। तो कॉपर कंडक्टर का यूज रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में किया जाता है। और देखिए कॉपर कंडक्टर भी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिए अगला स्टार बना के ऐसे पॉइंट लिखिए कॉपर कंडक्टर मुख्य रूप से, कॉपर कंडक्टर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कॉपर कंडक्टर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं वो हम लिखेंगे, कौन कौन होते हैं ये कॉपर कंडक्टर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन, पहला लिखेंगे हार्ड, इसी के नीचे लिखेंगे ये पहला हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर, पहला हार्ड ड्रॉन कॉपर। और दूसरा लिखेंगे हार्ड ड्रॉन कॉपर और दूसरा लिखेंगे कैडमियम कॉपर, कैडमियम कॉपर। तो ये हार्ड ड्रॉन क्या है, कॉपर कंडक्टर, और ई का है कैडमियम कॉपर कंडक्टर। ठीक है, अब जो हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर हमारा होता है, देखेंगे जब रेलगाड़ी चलती है, जो रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम होता है उसमें ठीक ऐसे दो तार ऊपर और नीचे लगा रहता है, ऐसे ऊपर नीचे। तो जो ऊपर वाला तार होता है ना, वो हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर का बना होता है। किस चीज का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर का बना होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखिए, इस पॉइंट को ऐसे कि रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में, नीचे बना के इसके बाद स्टार ऐसे बना करके लिखिए पॉइंट, रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में, रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में
यूज होने वाले कॉपर कंडक्टर में से, रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होने वाले कॉपर कंडक्टर में से जो सबसे ऊपर वाला कंडक्टर होता है, जो सबसे ऊपर वाला कंडक्टर होता है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर होता है। वो क्या होता है भैया? हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर होता है। जो रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में जो दो कंडक्टर यूज होता है, जो सबसे ऊपर वाला कंडक्टर यूज होता है वो होता है हमारा हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। इसके नीचे वाले पॉइंट में आप ये सब लिखिए। और इस कंडक्टर को कैटनरी वायर भी बोलते हैं। हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? कैटनरी वायर भी बोलते हैं। हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर को कैटनरी कॉपर कंडक्टर भी बोलते हैं। आगे लिखिए। जो सबसे नीचे वाला वायर होता है, दोनों में से ऊपर वाला वायर हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर, जो सबसे नीचे वाला वायर होता है दूसरा, उसको कैडमियम कॉपर कंडक्टर बोलते हैं। कैडमियम कॉपर कंडक्टर होता है जिसको हम कंटेक्ट वायर भी कहते हैं। इसी में लिखिए, जो रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में दो वायर यूज होते हैं, इस पॉइंट में लिखिए। जो सबसे ऊपर वाला वायर लगा होता है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर होता है जिसको कैटनरी वायर भी कहते हैं। और जो नीचे वाला वायर होता है वो कैडमियम कॉपर कंडक्टर होता है जिसको कंटेक्ट वायर भी कहते हैं। ये पॉइंट पूरा हो गया होगा। अब जस्ट इसके नीचे एक और पॉइंट बना करके लिखिए। जस्ट इसके नीचे एक और पॉइंट बना करके लिखिए कि कैडमियम कॉपर कंडक्टर की, कैडमियम कॉपर कंडक्टर की, देखिए जो कैडमियम कॉपर कंडक्टर है, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक है, तो कैडमियम कॉपर कंडक्टर की रेलवे ट्रैक से ऊंचाई 12 मीटर होता है। रेलवे ट्रैक से ऊंचाई 12 मीटर होता है। रेलवे ट्रैक से कैडमियम कॉपर कंडक्टर की ऊंचाई कितना होता है? 12 मीटर। ये रहा आपका डेटा वाला पॉइंट। कैडमियम कॉपर कंडक्टर की रेलवे ट्रैक से ऊंचाई 12 मीटर होता है। देखिए, इसको हम प्योर कॉपर का क्यों नहीं बनाते हैं, इसको इसमें कैडमियम कॉपर कंडक्टर क्यों मिक्स कर देते हैं? तो बात आती है हमारी कि भैया हम कैडमियम कॉपर कंडक्टर क्यों बनाते हैं, हम सीधा सीधा कॉपर की क्यों नहीं रख देते हैं? पॉइंट वाली बात है। तो है कि भैया हम कॉपर का तो वायर बना देंगे, लेकिन जो इंजन के ऊपर पेंटोग्राफ होता है, जो इसे जा करके और क्या होता है कि कैडमियम कॉपर कंडक्टर में टच करता है, उसका क्या होगा? वो इसे घिसते घिसते जाता है आगे। तो घिसते घिसते जाएगा, तो प्योर कॉपर का अगर कंडक्टर बना रहेगा तो उसको क्या कर देगा? घिस के खराब कर देगा, यानी वो जल्दी टूट जाएगा। तो उसमें हम एक मेटल और मिला देते हैं, कैडमियम, जिससे उसको हार्ड बना देता है, जिससे उसको क्या करता है? हार्ड बना देता है, तो जल्दी नहीं घिसता है। इसीलिए जो नीचे वाला वायर होता है वो कैडमियम कॉपर कंडक्टर का बना होता है। कैडमियम कॉपर कंडक्टर का बना होता है। अब देखिए, बात हुआ भैया, कॉपर कंडक्टर एकदम बेस्ट कंडक्टर था। कॉपर कंडक्टर एकदम बेस्ट कंडक्टर था, तो हम इसी को क्यों नहीं लगाए? क्या कारण है कि कॉपर कंडक्टर को छोड़ करके अब हम दूसरा कंडक्टर यूज करने लगे? तो ये बात हुआ कि जो कॉपर कंडक्टर था वो बहुत महंगा पड़ता था, बहुत महंगा। साइंटिस्ट खोजते गए कि भैया इसके जगह पे कुछ सस्ता आया है, तो इसके जगह पे लाया गया एल्युमिनियम का कंडक्टर। तो एल्युमिनियम के कंडक्टर में भी कई कंडक्टर एल्युमिनियम के आते गए, रिप्लेस होते गए, नए आते गए, रिप्लेस होते गए, मॉडिफाई होता गया। फाइनली एल्युमिनियम में भी बहुत सारे कंडक्टर मिल गए हमको। लेकिन ये जो ये हमारा कॉपर कंडक्टर था, महंगा होने की वजह से हम इसको अपने ट्रांसमिशन लाइन में यूज नहीं किया। रेलवे जो होता है, इंडियन रेलवे, बहुत अमीर आदमी है भाई, इंडियन रेलवे, ये किया कहा कि बोला कि भैया हम तो पावर का लॉस ज्यादा नहीं होने देंगे, तो वो यूज करता है कॉपर। कर भाई, तेरे से हम लोगों का कुछ मुकाबला नहीं है। हम लोग यूपीपीसीएल और इससे सीजेई वाले हैं, हमको क्या होगा इतना महंगा तार लेके, क्या होगा भैया? तब एक और पॉइंट लिखिए कि कॉपर कंडक्टर को क्यों हम लोग रिप्लेस कर दिए सर्किट से। तो लिखिए, कॉपर की तुलना में,
कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम का कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम की कीमत कम होने के कारण ही कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम का कीमत कम होने के कारण ही हम अधिक मात्रा में एल्युमिनियम कंडक्टर की एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए करते हैं। एल्युमिनियम कंडक्टर का कॉपर कंडक्टर के तुलना में कम पैसा होने के कारण से हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज करते हैं। अब आया हमारा दूसरा पॉइंट। पहला था कॉपर कंडक्टर, ये था दूसरा एल्युमिनियम कंडक्टर। कॉपर कंडक्टर के बारे में सारा चीज हम लोग लिख लिए हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर के बारे में हम लोग सारा चीज लिखेंगे। तो ये हम लिखेंगे कि वह चालक तार जो एल्युमिनियम का बना होता है एल्युमिनियम कंडक्टर कहलाता है। ये तो बात हो गया एल्युमिनियम कंडक्टर का। अब इसमें बहुत सारे बातें हम लोगों को लिखना है, तो एक एक करके लिखेंगे। पहला पॉइंट जो बोले थे वो लिख दीजिए। अब लिखते हैं एल्युमिनियम का, ऐसे बनाइए पॉइंट, एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 657 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 657 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद लिखेंगे इसी में दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, एल्युमिनियम कंडक्टर निम्न प्रकार के होते हैं। एल्युमिनियम कंडक्टर निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोग 1 2 करके लिखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके आप भी लिखिए, कॉपी पे साथ ही साथ लिखते जाइए, नोट्स बेहतरीन बनवाएंगे आपका। लिखिए AAC फुल फॉर्म होता है ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। AAC ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। दूसरा है AAC ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर। ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर। पहला है AAC ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, दूसरा है AAC यानी ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, और जो तीसरा है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। तो इसमें जो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड यानी जो ACSR होता है वो भी बहुत प्रकार का होता है। जेब्रा, पैंथर, बहुत सारे प्रकार का होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। एक एल्युमिनियम ACSR तार में स्टील की कितनी तार होती हैं, उसके ऊपर एल्युमिनियम का कितना तार लिपटा रहता है, सारा एकदम विधिवत पढ़ते पढ़ते इसको हम खत्म करेंगे। नोट्स बेहतरीन बनाएंगे हम लोग और सारे टॉपिकों को अपने जुबान पे रखेंगे। यू कोई पूछा कंसेप्ट चला के, ले भैया ये बताओ, ले तू भी ले, ये बताओ, ले तू भी ले, सारा कंसेप्ट यू ऐसे फेंकते रहेंगे, सारा कंसेप्ट
फेंकते रहेंगे। तो 3 जो तार है उसमें अब हम पहला टॉपिक देंगे AAC यानी ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर। और इसमें हम लोग लिखेंगे कि एक ऐसा कंडक्टर इस तार बना करके लिखेंगे, एक ऐसा कंडक्टर जो एल्युमिनियम के पतले पतले तार को, एक ऐसा कंडक्टर जो एल्युमिनियम के पतले पतले तार को मिलाकर बना है, एल्युमिनियम ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर कहा जाता है। देखिए जो वास्तव में जो तार हम लोगों के ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है ना, एक नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं कि एक मोटा ही तार हम लोग दौड़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या, पतले पतले तार होते हैं, ऐसे ऐंठ ऐंठ के बने होते हैं। तो उसमें से जितने भी पतले पतले तार हैं उसको बोलते हैं सब कंडक्टर। एक तार को बनाने के लिए कई सब कंडक्टर को इससे ऐंठ ऐंठ के बनाया जाता है कंडक्टर। तो ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर में जितने भी सब कंडक्टर हैं वो सारे के सारे एल्युमिनियम के बने होते हैं। तो एक ऐसा कंडक्टर जो एल्युमिनियम के पतले पतले तार से मिलकर बना है, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर कहलाता है। पहला पॉइंट इसमें क्लियर हो गया। इसी में हम लोग दूसरा पॉइंट यू लिखेंगे। अब देखिए ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर क्या होता है। एल्युमिनियम जो होता है ना वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको इसे खींचेंगे ना तो टूट जाएगा। तो इसमें चूंकि पूरा एल्युमिनियम का बना था, तो एल्युमिनियम का बना था तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कमजोर था, ये टूट जाता था जल्दी जल्दी, इसीलिए इसका हम रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट लिखिए ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर के बारे में कि चूंकि एल्युमिनियम एक ब्रिटल मटेरियल है, एल्युमिनियम एक ब्रिटल यानी भंगुर, BRITTLE, एल्युमिनियम एक ब्रिटल मटेरियल है, MATERIAL। एल्युमिनियम एक ब्रिटल मटेरियल है, अतः एक सीमा से अधिक टेंसाइल फोर्स लगाने पे, अतः एक सीमा से अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाने पे, एक सीमा से अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाने पर यह टूट जाएगा। क्या होगा, यह टूट जाएगा। कौन, एल्युमिनियम कंडक्टर टूट जाएगा। यही कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज नहीं किया जाता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज नहीं किया जाता है। पहला पढ़ लिए। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, इसी में से जो दूसरा पॉइंट था वही पढ़ेंगे, ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर। सारे लोग कोई लिखवा दिया गया पहले, अब इसमें पॉइंट डाल के लिखे। ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर में एक ऐसा कंडक्टर जो एल्युमिनियम के एलॉय का, अब एलॉय क्या होता है, तो एलॉय जब दो या दो से अधिक मेटल को मिक्स करके, दो या दो अधिक मेटल को क्या करके मिक्स करके तीसरा मेटल बनाया जाता है, जिसका गुण न पहले मेटल के जैसा से मिलता है, न दूसरे मेटल के जैसा मिलता है, न उसमें मिलाया गया तीसरे मेटल के जैसा मिलता है, उसका गुण अलग होता है, उसको कहते हैं एलॉय। एलॉय किससे मिलकर बना होता है, धातुओं के मिक्सर से मिलकर बना होता है। तो एल्युमिनियम का एलॉय है, यानी कि इसमें एल्युमिनियम है लेकिन एक और मेटल मिला करके बनाया गया है, जिससे एल्युमिनियम का एलॉय बना है। और हम मेटल क्यों मिलाए हैं, इसका मेटल हम भैया इसलिए कुछ दूसरी धातु मिलाए थे कि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ सहने की प्रॉपर्टी हो वो ज्यादा हो सके। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ज्यादा सह लेता था, ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ज्यादा सह लेता था, लेकिन इसमें दिक्कत ये हुआ कि अब इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराते थे उसमें बहुत ही लॉस कराता था, इसीलिए हम इसका यूज बहुत कम करते थे, कम करती है, इसका यूज किए ही नहीं। अब हम दूसरा तार बनाए,
तो इसमें लिखिए ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर में कि एक ऐसा कंडक्टर जो एल्युमिनियम के एलॉय से मिलकर बना होता है, एक ऐसा कंडक्टर जो एल्युमिनियम के एलॉय से मिल करके बना होता है, जो एल्युमिनियम के एलॉय से मिल करके बना होता है, ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर कहलाता है। अब देखिए एल्युमिनियम के एलॉय से मिल करके बना होता है, तो फिर भी इसमें एल्युमिनियम के एलॉय के पतले पतले तार को मिला करके बनाया गया होगा, पतले पतले तार को मिला करके इसको बनाया गया होगा। तो इसमें जब दूसरी बात लिखेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया बना कैसे है। अब इसका दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप लिखिए, हम बोल रहे हैं हमारे साथ साथ, आप इस वीडियो खत्म करेंगे, आप कहेंगे हाँ भैया तो 3 पन्ना तो हम लिखे और हम समझे। ऐसा नहीं है कि केवल हम लिखे और समझे और याद भी है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब ऐसा होता है कि आप एग्जाम में कुछ दिख जाता है ऐसे एएससी, तो आपको सुना हुआ बात याद आ जाता है, अरे भैया ये तो ऐसे होता है। तो वही मोटिव है कि आप सेमेस्टर में ज्यादा अच्छे नंबर लाएं। और बात रहा जीएन और ईएन की, बस आप यहाँ से 70% नॉलेज सेमेस्टर के लिए ले जाइए, 30% नॉलेज ये EDU 360% आपको खुद ऐसे पकड़ के नहीं लोगे, काहे नहीं, ई लो, आपको पकड़ा दिया जाएगा। इनमें दूसरा पॉइंट लिखिए कि एलॉय बना देने से टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एलॉय अगर हम बनाते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन रेजिस्टिविटी बढ़ जाने से, प्रतिरोधकता बढ़ जाने से उसका कंडक्टिविटी, चालकता कम हो जाता है। लेकिन उसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाने से चालकता का होता है भैया, कम हो जाता है। रेजिस्टिविटी RESISTIVITY, कंडक्टिविटी CONDUCTIVITY, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। यही कारण है कि इस कंडक्टर का यूज इलेक्ट्रिकल सिस्टम में नहीं करते हैं। यही कारण है कि इस कंडक्टर का यूज हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत कम करते हैं। अब आया बात कि भैया हम ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर को कहे कि नहीं, आपका हम लोग साया नहीं ले सकते हैं, आप हम लोग को बीच रास्ते में धोखा दे देंगे। भैया ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर ये भी अपना रंग दिखा दिए कि हम इस फील्ड में ठीक है, हम टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले फील्ड में तो ठीक है, लेकिन हम कंडक्टिविटी वाले फील्ड में फेल हो जाएंगे। हम कहेंगे कि ना, पैसा कम लगाएंगे, हम इंजीनियर हैं, पैसा कम लगाएंगे, लेकिन खोज के रहेंगे कि कॉपर कंडक्टर वाली बात हो किसी में तो हम उसका यूज करेंगे। तो इसमें तीसरा आया ACSR। अब ACSR तार भाई इसी का ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा ACSR तार का काहे यूज करते हैं, अभी बात को हम जानेंगे। इससे पहले हम इसके बारे में कुछ ऐसे माहौल बना लेते हैं लिख करके कि क्या होता है। तो पहला पॉइंट डालिए ACSR में, इसका फुल फॉर्म आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। आपको 2 या 3 बार ये लिखवा दिया गया है, 2 या 3 बार। तो हम इसमें लिखेंगे, लिखिए, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट तथा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट तथा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे ज्यादा इसी कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा इसी कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, ACSR का। अब ACSR बना कैसे है भैया, तो ACSR देखिए कैसे बना होता है। इसके बीच में स्टील के पतले पतले तार लगा दिए जाते हैं। ऐसे पतले पतले तार को लगाने से क्या फायदा होता है कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ही बढ़ा देता है स्टील, और इस पे एल्युमिनियम के पतले पतले तार को रख करके और ऐसे ऐंठ दिया जाता है। एल्युमिनियम के पतले पतले तार को रख करके ऐसे ऐंठ दिया जाता है।
हम आपको स्क्रीन पे एक ACSR का यहाँ पे कंडक्टर दिखा देते हैं। ई देखिए, दिख रहा है आपको? चलिए ठीक है, ऐसे ही हम ऐंठ ऐंठ करके क्या करते हैं, बनाते हैं ACSR तार। तो कैसे बनता है ये बात हम लोग लिख ले रहे हैं। तो इसको फिर एक पॉइंट डालिए इसी में, और फिर इस पॉइंट के नीचे लिखिए ACSR कंडक्टर के निर्माण के लिए, ACSR कंडक्टर के निर्माण के लिए इसके मिडिल पार्ट में, यानी इसके सेंटर पार्ट में, इसके सेंटर यानी बीच वाले पार्ट में स्टील का वायर लगा होता है। इसके बीच वाले पार्ट में क्या लगा होता है? स्टील का वायर लगा होता है। आगे लिखिए, और इस स्टील के वायर के चारों ओर, और इस स्टील के वायर के चारों ओर एल्युमिनियम के बने हुए पतले पतले तार लगे होते हैं। एल्युमिनियम के बने हुए पतले पतले तार लगे होते हैं। अभी तार कैसे लगे होते हैं? तार कैसे लगे होते हैं? तो इन सभी वायर को ट्विस्ट करके ही ACSR कंडक्टर बनाया जाता है। इन सभी वायर को ट्विस्ट करके ACSR कंडक्टर ही बनाया जाता है। अब बात आती है इसकी तीसरी पॉइंट में। तीसरा पॉइंट लिखिए, ACSR कंडक्टर में स्टील वायर को लगा देने से ACSR कंडक्टर में, पहला लिख लिए होंगे, दूसरा भी लिख लिए होंगे, तीसरा पॉइंट लिखिए कि ACSR कंडक्टर में स्टील का तार लगा देने से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ACSR कंडक्टर में स्टील का तार लगा देने से और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब देखिए, कभी आप ACSR देखेंगे ना तार, तो उस पे स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है। स्पेसिफिकेशन वो कैसे लिखा रहता है? वो ऐसे लिखा रहेगा 30/7, उस पे ऐसे लिखा रहेगा 30/7। तो इसका मतलब क्या है? उसमें जो 30 पतले पतले एल्युमिनियम के तार लगे हुए हैं और 7 पतले पतले स्टील के तार लगे हुए हैं। तो यह बताता है स्पेसिफिकेशन में कि उस पे 30 एल्युमिनियम के तार और 7 स्टील के तार लगे हुए हैं। तो ये भी पॉइंट हम स्टार बना करके और लिखेंगे, स्टार बना करके लिखेंगे। यदि किसी ACSR कंडक्टर के स्पेसिफिकेशन में SPECI FICATION, यदि किसी ACSR तार के स्पेसिफिकेशन में 30/7 30/7 लगा हो तो 30/7 लगा हो तो 30, ऐसे नीचे लिखिए, उसमें 30 एल्युमिनियम का तार का संख्या होता है। एल्युमिनियम के तार का संख्या और 7 स्टील के तार का संख्या, STEEL, स्टील के तार का संख्या होता है। अब देखिए, हम स्क्रीन पे सभी थोड़ी देर के लिए हट रहे हैं। 1 मिनट के अप्रॉक्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा ACSR का प्रकार, जिसमें पेंथर होता है। आप जब सब स्टेशन पे, जस्ट इस सेमेस्टर के बाद आप सब स्टेशन पे समर ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। समर ट्रेनिंग में जाएंगे तो आप वहां एकदम एग्जैक्ट पूछे, सर यहाँ पे जेब्रा लगा हुआ है, पेंथर लगा हुआ है, मूज लगा हुआ है, कौन सा कंडक्टर लगा हुआ है? उस सारे के सारे कंडक्टर ACSR के ही बने हुए होते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, जस्ट इसके नीचे, जस्ट इन सारे चीज जो लिखे हैं उसके नीचे मूज, पेंथर, जेब्रा, ये सब लिख के और उसका स्पेसिफिकेशन लिख लेना है। स्पेसिफिकेशन लिख लेना है। 1 मिनट के अप्रॉक्स आपकी स्क्रीन पे वो का रहेगा, दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद मैं आऊंगा, इसके बाद
मैं आऊंगा 1 मिनट के अप्रॉक्स आपकी स्क्रीन पे वो दिखाई देगा। तो आप लोग देखते रहिए और लिख लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। तो देखिए अब आपके पूरे स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको लिखिए, मूज, पैंथर, जेब्रा, जितना है सब सारे का स्पेसिफिकेशन लिख लीजिए हेडिंग डाल के। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, आप पॉज करके भी आप लिख सकते हो उसको, कोई बड़ा मैटर नहीं है। बस वो ACSR का प्रकार होता है, वो सारे बातें आपको एकदम जरूरी है भाई, बातें जो अभी आप इस देखे हैं, कहें कि वो सारे जो हैं उसमें से उस सारे के सारे आपको आपके सब स्टेशन पे जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहां पे आपको वही देखने को मिलेगा। नॉर्मल ACSR तो भूल जाइए, वहां बात मूज, पैंथर, जेब्रा यही सबसे होना है। वहां पे बात मूज, पैंथर, जेब्रा ये है सबसे होना है। तो एकदम तैयारी हम अभी से करें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, कि वहां पे जाए पर रखें तो बाकी सारे बच्चों से अलग रखें। सर जब मूज की बात करें तो 2 लाइन हम बताएं उसमें कि सब देख ले, रे भैया किस पॉलिटेक्निक से पढ़े, वहां पढ़ाई होता है कि इसे, अरे तुम का जानो ये पॉलिटेक्निक का पढ़ाई ना है बाबू, ये ड्यू 360% दिया है। प्री नॉलेज, जाने से पहले ही नॉलेज दे देगा। अब देखिए बात करते हैं, हम जब तार देखे थे तो वैसे एक मोटा एल्युमिनियम का नहीं था, उसमें बहुत पतले पतले एल्युमिनियम के तार लगे हुए थे। उन सबको बोलते हैं हम सब कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सब कंडक्टर। तो तार पढ़ने के बाद तार मिल के बना होता है सब कंडक्टर से, सब कंडक्टर से। कहीं कहीं स्टील पे एक लेयर ही एल्युमिनियम लिपटा रहता है, कहीं 2 लेयर लिपटा रहता है, कहीं 3 लेयर लिपटा रहता है। तो हम अब आंख मूंदेंगे ऐसे और बता देंगे, पूछेंगे भैया ये बताओ कितने लेयर का है, बस केवल तुम ऐसे बता दो। वो बताएगा 1 लेयर, तो हम ऐसे जवाब देंगे कि लो इसमें इतना एल्युमिनियम का सब कंडक्टर होगा। 2 लेयर में बताओ इतना होगा, 3 लेयर में बताओ इतना होगा। ऐसे कंसेप्ट हम डिलीवर कर देंगे अभी तुरंत। तो सब कंडक्टर का इसे हेडिंग दीजिए, नीचे स्टार बनाइए और इसमें लिखिए, सब कंडक्टर का हेडिंग देके नीचे स्टार बनाइए और उसमें लिखिए वे सभी पतले पतले तार, वे सभी पतले पतले तार जिनसे मिल करके एक कंडक्टर का निर्माण होता है। वे सभी पतले पतले तार जिनसे मिल करके एक कंडक्टर का निर्माण होता है, उस सब कंडक्टर कहलाता है। वो सब कंडक्टर कहलाता है, वो सब कंडक्टर कहलाता है। और टोटल नंबर ऑफ सब कंडक्टर, नीचे लिखिए टोटल नंबर ऑफ सब कंडक्टर इन ACSR वायर, टोटल नंबर ऑफ सब कंडक्टर इन ACSR वायर इज इक्वल टू 1 + 3n + 3n स्क्वायर, 1 + 3n + 3n स्क्वायर। उसमें कितने सब कंडक्टर होगा वही फार्मूलेशन निकलेगा, जहां n क्या है? नंबर ऑफ लेयर। n क्या है? नंबर ऑफ लेयर। अब हम पूछेंगे ना कि भैया ये बताओ, अब क्वेश्चन पहला लिखिए कि एक लेयर के ACSR कंडक्टर में, एक लेयर के ACSR कंडक्टर में कितने सब कंडक्टर होते हैं? कितने सब कंडक्टर
होते हैं। आंख मूंद के वैसे बाबू बताएगा कैसे। 1 + 3 × 1 + 3 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 3 + 3 3 3 6 6 और 1 7। ले सर 7, हम बताएं सर 7। एक लेयर में बाबू 7 सर, 2 लेयर में तो 1 + 3 × 2 + 3 × 2 का स्क्वायर तो 1 + 6 + 3 × 4 1 + 6 + 12 12 6 18 और 19। 2 लेयर में बाबू सर, जब हम कंसेप्ट जान गए हैं ना तो हमसे, जब आपको सांप का मंत्र न मालूम हो ना तो आप सांप के बिल में हाथ न डालिए। अब हमको तो मंत्र मालूम हो गया, हम तो इसे करेंगे सर 3 में, सर 4 में। क्वेश्चन 2 लिखिए, एक लेयर एसीएसआर कंडक्टर में कितने सब कंडक्टर होते हैं। उसी के नीचे लिखिए 2 लेयर एसीएसआर में कितने सब कंडक्टर होते हैं। कॉपी पे क्वेश्चन तीसरा बनाइए होमवर्क, 3 लेयर एसीएसआर में कितने सब कंडक्टर होते हैं और 4 लेयर एसीएसआर कंडक्टर में कितने सब कंडक्टर होते हैं। 4 लेयर एसीएसआर में कितने कंडक्टर होते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, आपका कॉपी सुंदर दिखाई देगा। इसके बाद इसी के नीचे अगला पॉइंट डाल के लिखिए, इसी के नीचे अगला पॉइंट डाल के लिखिए प्लस, ठीक है। इसी के नीचे एसीएसआर कंडक्टर के निर्माण के लिए, एसीएसआर कंडक्टर के निर्माण के लिए, यदि एसीएसआर कंडक्टर बना हुआ है तब एसीएसआर कंडक्टर के निर्माण के लिए यदि पहला लेयर, यदि कई लेयर का है, बात कर दिए लेयर का, तो अब लेयर के हिसाब से टॉपिक आएगा, उसके बारे में कुछ जानेंगे। यदि एसीएसआर कंडक्टर में पहला लेयर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहला लेयर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट किया गया है या मोड़ा गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट किया गया होगा तो दूसरा लेयर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दूसरा लेयर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट किया जाएगा या मोड़ा जाएगा, ट्विस्ट किया जाएगा या मोड़ा जाएगा ताकि पैकिंग में क्या हो सके, आसानी हो सके, ताकि पैकिंग में आसानी हो सके, ताकि पैकिंग में आसानी हो सके। अब बात हुआ कॉपर की, बात कर लिए। कॉपर में 2 प्रकार, दोनों की बात कर लिए, कुछ न्यूमेरिकल डेटा दे दिया आपको। एल्युमिनियम का बात कर लिए, एल्युमिनियम में ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, एसीएसआर कंडक्टर, एसीएसआर में प्रकार जेब्रा, मूज, पैंथर, ये सब भी बात कर लिए। जेब्रा, मूज, पैंथर ये सब भी बात कर लिए। सब कंडक्टर की बात कर लिए, सब कंडक्टर कितने होते हैं। सब कंडक्टर में 1 लेयर होगा तो कितने सब कंडक्टर, 2 लेयर होगा तो कितने सब कंडक्टर, ये फॉर्मूला आपको बता दिए। अगर एसीएसआर पहला लेयर एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा लेयर क्लॉकवाइज, पहला लेयर क्लॉकवाइज तो दूसरा लेयर उसके एंटी क्लॉकवाइज, ताकि पैकिंग में आसानी हो सके, ये भी बता दिए। अब बात आती है एल्युमिनियम कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर के बाद जो तीसरा कंडक्टर है ये है फॉस्फर, ब्रॉन्ज कंडक्टर, फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए फॉस्फर ब्रॉन्ज, ठीक है, इसमें तो एक हमको यहीं पे एलॉय दिख रहा है ब्रॉन्ज, जो आपको मेडल मिलता है कि सर 3rd पे आए हैं, हमको ब्रॉन्ज मिला है। ये ब्रॉन्ज खुद में क्या है, तो एक एलॉय है। इसको याद करने के लिए क्या तरीका है, तो कॉपर, अब देखिए ब्रॉन्ज में N है और टीन में भी N है, ब्रॉन्ज में भी N है और टीन में भी N है, तो ये मिक्सचर कॉपर और टीन का होता है ब्रॉन्ज।
ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर होता है? कॉपर और टीन का। और यहीं पे पूछता है लोग कि ब्रास, तो ब्रास का एग्जांपल बताइए। सर ब्रास में एन कहीं आया है? नहीं ना, तो ये हो जाएगा कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक, इसका लास्ट में एन है तो इसमें एन मिल जाएगा, तो कॉपर और टीन का मिक्सचर ब्रॉन्ज होता है। और कॉपर प्लस टीन और प्लस फॉस्फर मिला देंगे ना तो फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर बन जाएगा। फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर बन जाएगा। सर हमारे पास एल्युमिनियम था ही, अब तो हमने एल्युमिनियम की अच्छी से अच्छा एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिया था ACSR, तब कहाँ हम लोग ये फॉस्फर ब्रॉन्ज पढ़ेंगे ना, इसका कारण जान जाएंगे। यदि एक सपोर्ट, एक पोल और दूसरे पोल के बीच का दूरी, एक पोल और दूसरे पोल के बीच का दूरी अगर ज्यादा होगा, अप्रॉक्स 300 मीटर या मोर देन 300 मीटर, तब यहां पे जो हम फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर का यूज करेंगे, ताकि इसमें जो इसे सैग होता है, इन दोनों के दो पोल के बीच के दूरी को स्पैन कहते हैं। और तार में जो इसे झुका होता है, कभी भी देखे होंगे ना आप ट्रेन के नीचे बैठे होंगे, तो जो पहले के हम लोगों के टाइम के बच्चे ट्रेवल करते थे तो इसे पोल लगा रहता था, नीचे बैठ के देखते थे ना, हम जाते थे ना तो हर बार ये देखते थे। पता ना भगवान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनाने के लिए हमको दिखाते थे कि कहाँ है, ऐसे तार आएगा फिर ऐसे, तो हम देखते थे ऐसे ऊपर जाने लगता था तो दिमाग अब पोल आएगा, तो इसे सट से पोल इसको फिर लेके नीचे जाता था। तो इसे झुका रहता है ना, तो झुका रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? सैग। तार में झोल आ गया है, इनके दोनों के बीच के दूरी को स्पैन करते हैं। अब बात जब इसकी आएगी ना, तो कंडक्टर के बाद हम स्पैन और सैग क्रॉसआर्म में यह सब पढ़ेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर में लिखिए कि फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर का निर्माण, फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर का निर्माण कॉपर प्लस टीन प्लस फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर का निर्माण कॉपर, टीन तथा फॉस्फर को एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में मिला करके किया जाता है। कॉपर, टीन और फॉस्फर को एक निश्चित मात्रा में मिला करके किसका निर्माण किया जाता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर को। पहला पॉइंट हमने लिख लिया। ऐसे जैसे हम बता रहे हैं उससे लिखिए, हम समझा रहे होंगे तो मैं नहीं बोलेंगे कि पॉइंट बना के लिखिए। और दूसरा पॉइंट बना के लिखिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर की कंडक्टिविटी, फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर की कंडक्टिविटी, दूसरा पॉइंट में फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर की कंडक्टिविटी तथा टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों हाई होता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर की कंडक्टिविटी तथा टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों का होता है, हाई होता है। में जो तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर का यूज, फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर का यूज उस जगह पे करते हैं। किस जगह पे? सर उस जगह पे। अरे भाई किस जगह पे? जहां पॉल्यूशन ज्यादा होता है। आगे लिखिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर का यूज अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित क्षेत्र में करते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर का यूज अत्यधिक मात्रा में पॉल्यूशन वाले क्षेत्र या प्रदूषित क्षेत्र में करते हैं। खड़ी पाई आगे, जिसमें NH3 का मात्रा, जिसमें NH3 का मात्रा बहुत अधिक हो, जिसमें NH3 का मात्रा बहुत अधिक हो। चौथा पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि किस चीज से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसकी कंडक्टिविटी तथा क्या होता है, सारे हाई होता है। तीसरा कंडक्टिविटी हाई होता है, रेजिस्टिविटी कम होता है। तीसरे पॉइंट में हमने ये लिखा कि इसका यूज पॉल्यूशन वाले क्षेत्र में ज्यादा करते हैं। और चौथा जो पॉइंट है उसको लिखेंगे कि फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर का यूज, फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर का यूज प्रयोग हमेशा लॉन्ग स्पैन, यानी लॉन्ग स्पैन, जहां एक पोल
या टावर या दूसरे टावर के बीच का दूरी ज्यादा होता है वहां पे करते हैं। यानी कि हमें ट्रांसमिशन लाइन ले जा रहे हैं, बीच में इसे यहां से ले जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन, यहां से लगा एक पोल, यहाँ पोल लगा, ऐसे ला रहे हैं ऐसे। तो हुआ क्या कि ट्रांसमिशन लाइन ला रहे हैं तो बीच में एक नदी पड़ गई। भाई नदी पार कैसे होगी? हम कहें कि एक उपाय है सर, फास्फर ब्रोंज कंडक्टर का यूज करिए। इसका यूज लॉन्ग स्पैन के लिए होता है, लंबी दूरी के लिए, और दो तार के बीच, दो सपोर्ट के बीच के दूरी को स्पैन कहते हैं। तो लॉन्ग स्पैन के लिए किया जाता है। स्पैन के आगे ब्रैकेट में दूरी लिख लीजिएगा। फास्फर ब्रोंज कंडक्टर का यूज लॉन्ग स्पैन ब्रैकेट में दूरी के लिए किया जाता है। हमने फास्फर ब्रोंज कंडक्टर किसका बना होता है, इसका कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के बारे में, इसको कहाँ यूज किया जाता है, इसके दो कारण, एक पॉल्यूशन वाले क्षेत्र में और दूसरा लॉन्ग स्पैन के लिए इसका यूज किया जाता है। सारा लिख लिया है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, यहीं पे करते हैं खत्म। कल इसमें फिर कुछ कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस कंडक्टर में गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर होगा, तो गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सॉलिड होगा, स्टैंडर्ड होगा, और फिर उसी में पढ़ेंगे एरियल बंच केबल, एबीसी। जो आजकल के तार ऐसे लगे हो रहे हैं ना कि बीच में एक एसीएसआर नंगा रह रहा है, उसके ऊपर कई एसीएसआर को इंसुलेशन में बंद करके और ऐसे लपेट दिया जा रहा है कटिया फंसाने वाली समस्या को दूर करने के लिए, वो पढ़ेंगे एरियल बंच केबल। इसके बाद उसी में हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है, स्पैन क्या होता है, ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है, स्पैन क्या होता है, क्रॉसआर्म क्या होता है, इसके बाद वो भी वीडियो खत्म हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे कंडक्टर में कितने प्रकार के इंसुलेटर लगे होते हैं। एकदम मजा से आपको इसे दिखा के बोर्ड पे पढ़ाएंगे। देखो बाबू, ई होता है, ई होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और अपने मम्मी पापा का आदर्श बने।